बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत अमलन ख़त्म हो चुकी है, काबीना डिज़ॉल्व हो चुकी है या उसका वजूद तहलील हो चुका है और असम्बलियाँ जो हैं जैसे ही आरिफ अली साहब ने समरी पे दस्तखत किए तो तहलील समझी गई। इसका मतलब यह है कि आइन की रूह से 11 नवंबर से पहले यानी कि या 10 नवंबर से पहले हर सूरत में इलेक्शन करवानी है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हर तरफ हुआ कार है और इस बात पे तकरीबन एक यकसुई है और मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि इलेक्शन जो है फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक साथ एक नुक्ता लफ है, उसकी मैं बाद में एलिब्रेट करता हूँ कि फरवरी मार्च में ना हुए तो क्यों नहीं होंगे और कैसे नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ वाले वो ज़ाहिर है यही कह रहे हैं जी कि हमारे डर की वजह से इलेक्शन ये नहीं कराएंगे और उनको पता है कि तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी, छा जाएगी, इलेक्शन करा के देखें और हमारे पास कई तरीक़ेकार हैं इलेक्शन लड़ने के। हकीकत यह है कि ये खोखली तड़ी हैं या नारे हैं या खुशफहमी हैं जिनको ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई इदराक नहीं है। पहली बात तो यह है कि टेक्निकली 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो अपना वजूद प्रैक्टिकली खो चुकी है। कैसे खो चुकी है कि उसमें से उसकी जो टॉप लीडरशिप थी वो 70-80% को छोड़ के जा चुकी है। जो नहीं छोड़ के गई वो भी उसके डांडे एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं और मेरा ख्याल है उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे वो तहरीक इंसाफ में बड़ा जमान है ताकि इमरान खान साहब के बाद अगर पार्टी मिल जाए, हत्ते चढ़ जाए, जहाँ इमरान खान साहब ना हो या इमरान खान साहब उनको एंडोर्स कर दें और वो फिर आगे चलाएं, अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हों, ऊपर से इमरान खान साहब को यकीन दहानियाँ कराई हों कि हम आपके साथ हैं। तो चुनाचे इसलिए उनको तहरीक साहब में छोड़ा हुआ है, आज़ाद किया हुआ है। वगैरह कभी के वो तरीका छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके होते या परवेज़ खट्टक साहब की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिल जाते। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। अब बाकी जो लोग हैं जो कि अच्छे उनके जाले हैं, वर्कर्स हैं और कई लीडर्स हैं वो भागे फिरते हैं और जो इन बिटवीन वो जेल में पड़े हैं, जो कि अपनी पार्टी भी नहीं छोड़े और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है, भागे भी नहीं फिर रहे, तो वो तकरीबन सारे के सारे जेल में। उनमें भी 5-7 ऐसे हैं कि जिनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होगी और वे जेल में होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ के बारे में समझता हूँ कि वो कभी भी बतल हुर्रियत नहीं बन सकते, ना वो हैं और वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, किंग्समैन थे। किंग्समैन जो है ना वो अब जेलों के अंदर भी कोई किसी डिकॉय के तौर पे वो मौजूद होंगे। अब इलेक्शन कराना जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं, अगले महीने भी हो सकते हैं। और इस इमरान खान साहब की 9 मई के बाद जो कोई बच गया था या जो थोड़ा बहुत असर ख़त्म होने शुरू हो गए थे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आजकल फिर जो है ज़रा थोड़ा मामलात को टाइटन अप किया जा रहा है, लोगों की पकड़ धक्का भी शुरू हुआ है और बहुत एक ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं जिसके अंदर तहरीक इंसाफ वाले जो हैं मज़ीद जो मज़ीद भागे फिरें। चुनाचे ये तो कहना कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है जो इलेक्शन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी बातों के एस्टेब्लिशमेंट में बार बार क्यों कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ये सारा अब उसी के ही खाते में है और उन्होंने इलेक्शन ना करवाने की वजह एक और है और वो वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब का अपना जो सियासी कद काठ है या जो सियासी उनकी औकात है, हैसियत है, उसको जब तक वो ज़मीं बोस नहीं करते, जब तक इमरान खान की सियासत का तिया पांचा नहीं करते, मैं जानबूझ के लफ्ज़ इमरान खान नहीं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब की सियासत कह रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जायज़ भी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए। और लेकिन सेशन के बारे में ये सोचना है कि वो सोच नहीं रहे होंगे कि ये अगर वो ऑप्शन आए तो क्या किया जाए या उस ऑप्शन के ऊपर किस तरह जाया जाए। अब इसके अंदर जो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी आ सकती है वो आ सकती है अदालत की तरफ से कि इमरान खान साहब को अगर ये उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब को चुप कराया या आइसोलेट कर दिया या उन्होंने उनको बिल्कुल कॉर्नर करके रख दिया या उनकी सियासत का तिया पांचा कर दिया, तो फिर तो 2-3-4 महीने मुकदमात के फ़ैसले आ जाएंगे, बड़े बड़े आ जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो जो है अपने अंजाम को पहुँचेंगे या उनकी सियासत अपने अंजाम को पहुँचेगी और इलेक्शन फरवरी मार्च में हो जाएंगे।
वह फ़र्ज़ माल अदालतें जो हैं वो इधर से, जैसे ये हवाई दिलावर की एक जो डिसीजन है उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है इमरान खान साहब को बेल दे देती है। उसके बाद कोई दूसरे मुकदमा में आते हैं, उसके अंदर बेल मिल जाती है, तीसरे आते हैं, चौथे आते हैं, पाँचवें आते हैं, और इस तरीके से फरवरी मार्च आ जाता है, जहाँ पे जिसमें इलेक्शन जो है कराने मुमकिन नहीं होते। और इसमें यह भी होता है कि जी जब आप फरवरी मार्च में इलेक्शन कराना चाहते हैं तो हो सकता है काजी फायद साहब जो हैं वो भी एक मौके पे कहें कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको रिलीफ नहीं दे सकता हूँ, मेरे अपने तकाज़े हैं। इतनी रिलीफ आपको नई हल्का बंदियों की वजह से मिल रही है और नई मरदमशुमारी की वजह से मिल रही है 3-4 महीने, जो कि कुल टोटल 5 या 6 महीने बनते हैं, आप तकरीबन 7 महीने ले रहे हो, इससे ज़्यादा रिलीफ मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर क्या होगा? फिर मेरी बात अब खाता जमा रखें, फिर मसला भी लग सकता है, इमरजेंसी भी लग सकती है, और वो इमरान खान साहब के लिए नहीं लगनी। वो सुप्रीम कोर्ट को स्टेटेड अप करने के लिए फिर पीसीओ के तहत हल्फ उठाए जाएंगे, फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस लगा लगू के, और जो भुट्टो साहब का केस जिससे चला था कि सारे जजेस को पीसीओ के तहत उनको भर्ती किया गया और अपनी मर्ज़ी के फैसले लिए गए भुट्टो साहब के ऊपर, ये बिल्कुल यही होगा कि फिर जो जजेस बच जाएंगे वो पीसीओ के तहत हल्फ उठाएंगे, और उसमें यह भी गुंजाइश रखी जाएगी कि जो जज जिस वक्त भी हुकूमत दूली करेगा उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, पीसीओ के तहत एक ऑर्डर निकाला जाएगा, चुनाचे आइन जो है उसको भी सस्पेंड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके नज़दीक इस वक्त जो सबसे अहम मसला है, जो उनके नज़दीक जो वसीतर कौमी मफाद है, जो उनके नज़दीक जो कौमी सलामती का मसला हो जाए कि इमरान खान साहब जो है उनका मक्कू ठपा जाए। अगर इमरान खान साहब का मक्कू नहीं ठपा जाता तो फिर पाकिस्तान की अपनी फ़ौज जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि 9 मई के बाद पहली तो बात यह है कि जहन में रखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब वो बंदे हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं कराई, इनका कोई रोल नहीं है। अमेरिकी साजिश या पाकिस्तानी साजिश, साजिश एक्सपोर्ट हुई है या साजिश इंपोर्ट हुई है। साजिश जनरल बाजवा ने अमेरिका भिजवाई है या अमेरिका ने जनरल बाजवा साहब के जरिए भिजवाई है, कतई नज़र से। इसमें भी बात करते हैं, अहम टॉपिक है। जनरल आसिम मुनीर जो है इनका कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन अब ये देखें कि इमरान खान साहब ने खुद क्या किया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर में इन्होंने ऐलान किया कि रावलपिंडी वो लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे। अभी तारीख का नहीं ऐलान किया था और चल पड़े थे वो, तो बाद में बदकिस्मत दिन के जब गोली लग गई और उसी जब लॉन्ग मार्च करने लगे तो उन्हीं दिनों अरशद शरीफ का भी कत्ल हो गया। एक बहुत ही जज्बात जो है जो बरंगेख्ता थे, तो इन्होंने रावलपिंडी मार्च करने की ठानी और कहा कि मैं इससे मार्च कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ जो है एक ऐसे आदमी को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं जो उसके केसेस माफ़ कर देगा, उसको नाअहली से अहल करार दे देगा और मुझे नाअहल करार दे के मुझे सियासत से बाहर कर दिया जाएगा। एक वो आदमी, अब ये आदमी जो है उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। अब इस आदमी का इसमें कोई कसूर नहीं है कि ये जो है 27 नवंबर को सबसे सीनियर जनरल है। अच्छा एक और भी सुन लें, आसिम मुनीर साहब की टेक्निकली सर्विस जो है हर लिहाज से कानूनी तौर पे जो आम लिहाज से ऐसे गिनी जाती है कि इन्होंने जब ज्वाइन किया तो यह जनवरी का पहला या दूसरा हफ्ता था जो इन्होंने ज्वाइन किया था, और इन्होंने रिटायर होना था जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते 2023 में, जब बाजवा ने किसी तरीके से इनका नोटिफिकेशन ऐसे किया था उस वक्त बदनीति के साथ कि यह 27 नवंबर को यानी कि 2 दिन पहले रिटायर हो जाए। खैर वो एक टेक्निकल बहस है कि इनका ख्याल था वो रिटायर हो जाएगा, ये रेस से बाहर हो जाएंगे। बाद में पता चला कि नहीं, एक और ही उसके अंदर लकून है कि जब तक नोटिफाई नहीं हो जाता बंदा वो रिटायर नहीं समझा जाता। तो 27 तारीख को समरी जब बनी थी तो उसने जो 1, 2, 3, 4, 5 दिन में, और ये करती है लॉ मिनिस्ट्री लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, चुनाचे वो रिटायर तो खैर हो जाते तो भी कई हुकूमत के पास ऑप्शन थी। हुकूमत ने भारत ये आखिरी महीना तो यही पता चल गया कि नवाज शरीफ साहब अकलौते जो है आसिम मुनीर साहब पे डटे हुए हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो आसिम मुनीर साहब का अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए रावलपिंडी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बावजूद है कि करोड़ों बंदे से इन्होंने हलफ लिया कि वो रावलपिंडी आएंगे, लेकिन कोई ना आया। और 26 नवंबर को ये बेचारे नामुरादी और नाकामी के साथ
6 रोड एक छोटी सी सड़क के ऊपर जलसा करके और GHQ से कोसों दूर जाके, ये नहीं कि पहले करना था GHQ के सामने चूड़ चौक या पिशावर रोड के ऊपर, अब जाके किया जाके वो जाके मरी रोड जो है वो उसका एक वो सेंट्रल टाउन के इलाके रावलपिंडी में वहाँ एक सड़क के एक साइड पे इन्होंने जलसा किया और 3-4 हज़ार 5 हज़ार की टोटल गैदरिंग जमा कर सके पूरे पाकिस्तान से। नाकामी ने उनका मुँह चढ़ाया। अब वो चूँकि ख्वाबों के अंदर रहते हैं, पता नहीं अब उनको उस जलसा कैसा लगता होगा, लेकिन उस दिन वो खासे पिसपाई पे थे, खासे परेशान नजर आए सारी लीडरशिप और जलसे के नाकाम होने पे जलसे में अपनी तकारीर में उसका रोना रोते रहे। बहरहाल ये अगर कामयाब हो जाता तो इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को क्या करना था, रोक लेना था, नहीं रोक लेना था, ये एक और बहस है। लेकिन उससे पहले हफ्ता पहले जब 19 से 20 नवंबर को इन्होंने एक और शोशा छोड़ा कि डॉक्टर आरिफ अलवी जिन्होंने नोटिफिकेशन इशू करना था प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर, जब आसिम मुनीर को फाइनल करना था, तो इमरान खान साहब ने फरमाया कि मैं और डॉक्टर आरिफ अलवी नोटिफिकेशन पे खेलेंगे। अब खेलने का बड़ा शौक है, अभी फिर जिक्र करेंगे उसका कि साइफर के बारे में भी इनकी जो ऑडियो लीक्स आई तो ना आज़म को कहा कि लेट्स प्ले विद इट, यानी कि अमेरिकन जो साइफर था उसको तोड़ जोड़ के मरोड़ के और उसके साथ खेलें। खैर एनीवे, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन के साथ खेलना था जो डॉक्टर आसिम मुनीर का आना था। ये सारी बातें जो थी उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया और इमरान खान साहब को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब इनके साथ 9 मई का वाक़या हुआ, तो 9 मई के वाक़े में भी जितना अटैक हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई दफ़ा कह रहा हूँ, ये डॉक्टर जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डायरेक्ट अटैक था इमरान खान साहब का। मेक नो मिस्टेक, चाहे वो कराची के कोई फौजी इलामात के ऊपर गए या फौजी तनसीबात पे गए, लाहौर के अंदर कोर कमांडर के घर या पेशावर में कोर कमांडर के घर या तीमरगरा अपर दीर के अंदर एक कंटोनमेंट के ऊपर या कोई गैरिजन के ऊपर हमला किया, ये सारी जगहों पे जहाँ जहाँ थे, मियाँ वाली में एयरफोर्स बेस के ऊपर, सरगोदा में जहाँ जहाँ कोई इलामात थी, तनसीबात थी, जो इस्तारे थे फौजी दिफाई, उनको इन्होंने रौंद डाला। ये सारे इनका ये था कि ये फ़ौज की पूरी पाक फ़ौज को हमला था और अमलन ये जनरल आसिम मुनीर को दबकाने के लिए था कि वो दब जाएंगे। अब ये अल्लाह ताला किसी को तबाह करता है तो सबसे पहले ये अकल ये मत मार देता है, फिर इंसान खौफनाक फैसले करता है। चुनाचे इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने 9 मई के बाद एक बात तय हो गई थी कि इस मुल्क, और ये बात मेरे नज़दीक तो उस वक्त भी तय थी जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और ये 10 अप्रैल को इमरान खान साहब जो हैं उनको उतारा गया था, तो मैंने तब भी कहता था कि उनकी सियासत बहुत 7वें सवाने पहुँच गई, लेकिन उनके लिए अब इलेक्शन को नहीं मिल रहे। और यही मैं कहता था कि इलेक्शन होंगे तो अक्टूबर नवंबर में होंगे। 12-13 अप्रैल को मैंने ये बात बार बार दोहराई और कही कि इमरान खान साहब, अगर आपकी सियासत चलती है तो पाकिस्तानी फ़ौज ख़त्म हो जाती है। अगर पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की या की तो फिर सबसे पहले आपकी गलती होगी, आप तहलील हो जाएंगे। जाहिर है कि जब ये वाक़यात हुए तो किसी ने इसको यही बदअक्ली दी, पागलपन, और सुना है कई हमारे आप ये देखिए कैसे कैसे लोग लेफ्टिनेंट जनरल बन गए होंगे जो रिटायर जो हमारे जर्नैल हैं, ये सुने आगे आगे थे कि जी आप ज़रा हिले तो फ़ौज के अंदर पहली दफ़ा बगावत होगी। पता नहीं ऐसे बंदे जो इतने डिसिप्लिन फ़ौज के हिस्सा रहे हों, उनके ज़हन में ये कैसे ख्याल आया, उसका क्या हासिल हसूल होता। फ़र्ज़ किया चश्मे तसव्वुर में अगर फ़ौज के अंदर बगावत भी हो जाती तो वो क्या पाकिस्तान होता, हम कहाँ खड़े होते। खैर एनीवे, इन्होंने 9 मई का वाक़या किया, ये भी जनरल आसिम मुनीर पे बराह हमला था। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल, ये सोचना ही एक हमाकत से भी बदतर है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए कोई 1 इंच की या 1 सेंटीमीटर की भी कोई गुंजाइश रह गई, सियासत में भी और आम औकात में भी। अब अगर उन्होंने उनको लपकने की वजह से कोशिश कर रहे थे, पहली दफ़ा उनको सही सलामत एक केस के अंदर उसकी क्वालिटी पे, उनकी मेरिट पे डिस्कशन होती रहेगी कि जैसे नवाज शरीफ साहब करते रहे, हो सकता है इनके साथ भी यही सलूक हो। इमरान खान साहब के केसेस जो है इनकी बिल्कुल नोयत फ़र्क है, ये ओपन एंड शट केसेस हैं। ये कोई GIT ने नहीं बनाया जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनी थी उन्होंने केसेस उनके फाइंडिंग्स के अंदर, ये वो हैं कि जो ऑलरेडी अखबार की और मीडिया की जीनत बन गए और उनको आगे चलाया गया।
इसके अंदर वो बिल्कुल फंस के रह गए। इस सूरत में अब मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज के इमरान खान साहब ख़त्म ना हुए अगले 3-4 महीनों के अंदर, तो फिर ये बात लिख लें कि मार्शल लॉ जो है या एमरजेंसी जो है ये आपका मुकद्दर है, और फिर ये निगरान हुकूमत 1-1.5 साल रहेगी। पर हर सूरत में अगर 7 महीने भी रहती है या साल रहती है, 1.5 साल रहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि 7 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन दूसरा अमकान मैंने बता दिया है कि अगर ना हुए तो उसकी वजह क्या होगी कि इमरान खान साहब अभी पूरी तरीके से हल्का नहीं हो पाएंगे, और अगर वो ये तय कर दें कि इमरान खान साहब पे कोई ऐसा मुकदमा चलाया जाए जिसके अंदर उनकी सज़ा जो है बड़ी भयानक हो, घिनौनी हो, तो फिर उसके लिए फिर वो आगे बढ़ाएंगे, और वो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपने मुताबिक करके और फिर आगे चलाएंगे। इसके अलावा मुमकिन नहीं होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब एमरजेंसी या मार्शल लॉ इमरान खान साहब के लिए नहीं लगेगा, न इलेक्शन रोकने के लिए लगेगा, वो अदालतों को अपने कब्ज़ा इस्तबदाद में लेने के लिए लगेगा। अब जो वज़ीर आज़म के ऊपर बहस है वो भी इसलिए है क्योंकि जब से ये अंदाज़ा हुआ है कि जी ये निगरान हुकूमत 6-7 महीने से लेके और साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, माशरा लग सकता है, तो वो ये अब हर बंदा चाहता है कि जी सियासी जमातें चाहती हैं कि उनका बंदा हो, एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हो कि हमारा बंदा हो। अब ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या निगरान हुकूमत, इनमें एक चीज़ कॉमन है, और कॉमन क्या चीज़ है? इनमें कॉमन है एस्टेब्लिशमेंट। और एस्टेब्लिशमेंट क्या कि ये हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट जो है इन हुकूमतों से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के असर के अंदर मामलात रहे हैं। गवर्नेंस उनके नीचे रही है, लॉ एंड ऑर्डर उनके नीचे रही, तीनों हुकूमतों में। निगरान में अलबत्ता 100% है। इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के वक्त में 75-80% थी, जो और इतनी चाहिए होती है एस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि तीनों में एस्टेब्लिशमेंट कॉमन है। अब जबकि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा तो एस्टेब्लिशमेंट ने ही टेक्निकली करना है, इसको चलाना है, निगरानों का तो कोई रोल नहीं होता। अब इस तरह टेक्निकली अगर इन्होंने करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने मामला चलाने हैं, और निगरान जो है सर नाम क्यों होंगे? आपने देखा नहीं कि पिछले RTS जब बैठे तो किसी ने कहा है कि ये RTS जस्टिस अमीरुल मुल्क की वजह से बैठा है? हर एक आगे एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है। उससे पहले वो बलूचिस्तान के थे खोसो साहब, तो तब किसी ने कहा है कि उनकी वजह से कोई धांधली हुई है? सारे कहते थे एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है, क्योंकि निगरान हुकूमत में जब RTS बैठा है, अगर नवाज शरीफ साहब को हराया गया तो इमरान खान ने नहीं हरवाया, एस्टेब्लिशमेंट ने ही हरवाया। जनरल बाजवा पे, जनरल फैज़ हमीद पे ये किया है, बल्कि नवाज शरीफ ने तो अपनी 20 अक्टूबर गुजरांवाले की तकरीर में कहा कि जनरल बाजवा साहब आपने और जनरल फैज़ हमीद साहब आपने ये वारदातें की हैं। तो चुनाचे हुकूमत तो प्रैक्टिकली आज से एस्टेब्लिशमेंट को 100% शिफ्ट हो गई है। पहले 80-90% थी, अब 100% एस्टेब्लिशमेंट के बाद चली गई है। जहाँ तक ये है कि जी निगरान वज़ीर आज़म, तो एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल सोच आती है, जो उनका नाम दिया हफीज़ शेख हों या रज़ा बाकर हों या मियाँ मोहम्मद सोमरो हों या और जो एस्टेब्लिशमेंट के नाम है, इनके अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि इनके अमेरिका के साथ, USA के साथ, CIA के साथ, IMF के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो लगता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो फेस रखना चाहते हैं वो ऐसा कि अमेरिका के लिए फ्रेंडली हो। आम मामलात में हमारी चूँकि सारा एक पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, मामला चीन की तरफ जा चुके हैं, और दूसरा ये है कि इक़्तिसादी माहिर हो। तो ये तीनों में यही खूबी है। बुनियादी तौर पे मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब बैंकर रहे हैं, सारी ज़िंदगी बैंकर हैं, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं, UBL के प्रेसिडेंट रहे हैं, और बड़े दबंग किस्म के प्रेसिडेंट रहे हैं। रज़ा बाकर साहब भी बैंकर हैं, IMF की तरफ से हैं, मुख्तलिफ बैंक्स में रहे हैं, और हफीज़ शेख साहब तो हैं ही अमरीकी ब्लू आइट, वो आते ही उसी एक ही झंडे पे आते हैं, पाकिस्तान के अंदर काम दिखा के चले जाते हैं। IMF से मुज़ाकरात ये वो, उनके चूँकि अपने आदमी हैं। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इन तीनों में से इन्हीं किससे मिलता जुलता कोई बंदा हो जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये सारे चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो उनके ज़ेर असर है, क्योंकि लंबे अरसे के लिए चलनी है और उनका असर रसूख ख़त्म ना। तो उनका दिल करता है कि इसहाक डार साहब बने। अभी तक तो नहीं पता कौन बनेगा, लेकिन आप ये देखें कि मशवरा करना है आइन की रूह से शहबाज शरीफ साहब ने, राजा रियाज ने। कहीं देखा आपने कि शहबाज शरीफ राजा रियाज का कल से जिक्र है कि अब हम मशवरा करेंगे? उससे पहले पिछले 2 महीनों से मशवरे हो रहे हैं। तो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब
एस्टैब्लिशमेंट ये आपस में मशवरे कर रहे हैं। यानी कि कोई ये रियलाइज़ हम नहीं करते कि अमलन मशवरा होता है एस्टैब्लिशमेंट के और हुकूमत के दरमियान में। लेकिन राजा रियाज साहब क्यों अहम है, उनका नाम मेरे नज़दीक जो देंगे वही कामयाब होगा। और क्यों होगा? क्योंकि राजा रियाज साहब जो हैं जो भी नाम देंगे वो एस्टैब्लिशमेंट का ही नाम होगा और ज़्यादा अमकान है कि एस्टैब्लिशमेंट का नाम ही प्रिवेल करेगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।